हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो हम डीएलएड कोर्स की बात कर रहे हैं और डीएलएड में हम पवन सीरीज को में लेके आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे अति लघु क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आपकी हमने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे सब्जेक्टों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जैसे स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। अब यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। जैसा कि ये दर्शाया गया है, एंगस्ट्रॉम 1 बराबर 1 × 10 मीटर। तो इस प्रकार से इसे लिखोगे 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 21 में पूछा गया है, 2021 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय है। ये 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मांगी मिश्रण के 2 गुण बताइए। तो बिस्मांगी मिश्रण के 2 गुण बताने हैं। सबसे पहले आपको बिस्मांगी मिश्रण की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी पदार्थों को समानतः अलग अलग देखा जा सकता है, इसे बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। और समांगी क्या होता? समांगी मिश्रण में हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, समांगी मिश्रण की बात करूं तो नमक और चीनी। ठीक है, नमक चीनी किसके साथ? जल के साथ। जल के साथ जल और नमक ले लो, नमक और चीनी। जल में ये दोनों चीज़ें घोल लोगे तो ये समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल कहलाएंगे। अब बिस्मांगी मिश्रण में ऐसा नहीं है। तो बिस्मांगी मिश्रण में क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को क्या है, हम अलग अलग, जो पदार्थ आप मिला रहे हो उन पदार्थों को अलग अलग हम देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण में संबंधी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वायु दाब क्या है। तो वायु दाब के बारे में समझिए। देखिए, धरातलीय या सागरीय क्षेत्र की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब है। अगर आपसे पेपर में पूछे वायुमंडलीय दाब क्या है, तो आप सीधे सीधे या तो आप धरातलीय बोल देना या फिर आप सागरीय क्षेत्रफल बोल देना। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर, किस पर? एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला जो दबाव है उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुदाब बोलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। अब देखो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की गई है। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। इसे फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो क्या है? बेकेलाइट है। इसे फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो पुष्प है, पुष्प के मादा अंग कौन कौन से हैं? जायांग, अंडक, कार्पोल और स्त्री केसर। ये क्या है? ये आपके पुष्प के मादा अंग हैं। सजीव के एक लक्षण लिखिए। देखो, सजीव का एक लक्षण लिखवा रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कुछ ज़्यादा दे दिए हैं। कोई टेंशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। देखो, निश्चित आकार एवं माप। ठीक है। कोशिकीय संरचना ये है। श्वसन होता है इसमें सजीव के अंदर, उत्सर्जन भी पाया जाता है और गति भी होती है। अगला जो आपका है वो है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतु के 2 उदाहरण बताइए। शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं? जैसे हाथी है, दरियाई घोड़ा है और बकरी है। ये शाकाहारी जंतु हैं। मांसाहारी जंतु की बात करें तो कुत्ता, चीता, बाघ और भेड़िया, ये क्या है? ये मांसाहारी जंतु हैं। ये भी 2019 में पूछा गया है।
आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको पवन सीरीज के करा देंगे। ठीक है, घर्षण बल किसे कहते हैं। अब घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में समझो। देखिए, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड का पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे आपने देख लिए, जैसे मनुष्य अगर तेज दौड़ रहा है और केले के छिलके पर अगर उसका पैर पड़ जाए तो वो भी गिर जाएगा क्योंकि घर्षण अधिक होगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर, अगर आप कैरम बोर्ड चलाते हैं उस पर पाउडर अधिक छिड़क देंगे तो उस पर जो गोटी है बहुत तेज़ी से फिसलेगी। आटा चक्की के पट्टे घिस जाएंगे तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ही ऐसा होगा। अब देखो, इस प्रकार से और भी है, आगे समझो। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अगर आप OR करके इसे समझ लो, ऊपर वाली बात को ध्यान से समझ में ना आई हो तो इस बात को समझ लो। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है, समय का मानक मात्रक क्या है। तो जो समय का मानक मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। समय का मानक मात्रक सेकेंड। नेक्स्ट है, सजीव वस्तुएं क्या हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीव वस्तुओं के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मनुष्य खुद ही एग्जाम्पल है सजीव वस्तु का। निर्जीव वस्तु क्या है, ऐसी वस्तु है जिनमें जीवन का संचार नहीं होता, या कह सकते हो जिनमें जीवन संभव नहीं होता, वे सब निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीव तथा, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वो विषाणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पौधों में कितने भाग होते हैं। तो अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे में 3 भाग होते हैं, पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। कुल 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। अब यहाँ पे समझो, पौधों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो पौधों के अंदर जो प्रजनन है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होंगे वो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप पौधों में जो प्रजनन है वो 3 प्रकार का याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं में मुख्य अंतर क्या है। तो देखो, पौधे और जंतुओं के में यहाँ अंतर की बात कर रहा है, यहाँ समानता की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अंतर बताना है। देखो, पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। ठीक है, पौधों में जो वृद्धि है, पेड़ पौधों में जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जो जंतु हैं, जंतु में एक निश्चित समय पर आकर वृद्धि जो है वो रुक जाती है। अगला है, पौधे तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण। अब यहाँ पे उसने समानता की बात की है, तो समानता में क्या ध्यान रखना है आपको, सभी पौधे एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी पौधे भी अपने समान जो पौधे हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं, और जंतु भी अपने समान जंतु को उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प है, पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, पुष्प में 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है। तो जो जीवधारी है, जीवधारियों में अनुकूलन जो है वो वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के आधार पर होता है। जीवधारियों में अनुकूलन भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। तो जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है।
अब देखो प्लांट की बात हो रही है, पौधे की बात हो रही है और जड़ का कार्य पूछ रहा है। तो पौधों को भूमि से जल खनिज लवण उपलब्ध कराना, पौधों को क्या करना है, भूमि से जल खनिज लवण उपलब्ध कराना, ये काम होता है पौधे का। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है यार, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो आपको बता दें, देखिए पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त करने की जो क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, पौधा है, पौधा क्या करेगा, जड़ के माध्यम से भूमि से क्या लेगा, भूमि से जल लेगा और वायुमंडल से क्या लेगा, CO2 लेगा और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपका, पर परागण क्या है? देखो पर परागण आप अच्छे से समझ लो, ये भी क्वेश्चन पेपर में आराम से बन सकता है। क्या है, जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, क्या कब बोलोगे, जब पुष्प के परागण, देखो परागण तो यहाँ पे लिखा ही है, आप इसमें जोड़ दो, जब पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया पर परागण कहलाती है। या आप कह सकते हो, जब कैंसर से परागण, जब पुकेंसर से परागण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो उसे परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, नर युग्मक पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो देखो पुष्प है, पुष्प के नर अंग का नाम क्या है, पुकेंसर है। पुष्प के अगर नर अंग का नाम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, पुकेंसर। अगला जो क्वेश्चन है, फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फलों में जल की मात्रा आप बताओगे कितनी होती है, 90% होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पौधों में जड़ का क्या कार्य है? तो पौधों में जो जड़ है, जड़ का क्या काम होता है? जड़ देखो पौधे को क्या रखती है, स्थिर रखती है। पौधे को क्या रखती है, स्थिर रखती है, यानी एक ही स्थान पर फिक्स कर देती है पौधे को। कौन करती है, जड़। और जड़ का काम क्या होता है, भूमि से जल को लेती है और खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। नेक्स्ट है, जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो देखो जो जल में पौधा पाया जाता है उसे बोलते हैं जलोद्भिद। क्या बोलते हैं, जलोद्भिद बोलते हैं। ठीक, अगला है, जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? जो जल के अंदर जंतु रहते हैं उसे बोलते हैं जलचर। क्या बोलते हैं, जलचर। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन पूछ रहा है, मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए। तो मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो मछली में श्वसन के लिए एक तो गलफड़े, मछली किसके द्वारा सांस श्वसन करती है, गलफड़ों के द्वारा। और जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित होना, क्या है, धारा रेखित होना। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? तो गलफड़े, तथा जल में रहने के लिए इनका धारा रेखित शरीर। अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट है, मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जो मूसला जड़ें होती हैं, मूसला जड़ों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, शंकुरूपी जड़, कुंभ रूपी जड़ और तर्करूपी। कुल 3 भागों में बांट सकते हैं किसे, मूसला जड़ को, शंकुरूपी, कुंभरूपी और तर्करूपी जड़। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद आदि। क्या कह रहा है, भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है अमरवेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अमरवेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। अमरवेल कभी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि दूसरों से प्राप्त करता है।
इसलिए अमरजीवी क्या है, एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा आधार पौधे से लेता है। यानी आधार यानी पोषक, पोषक किससे लेता है, पौधे से लेता है, यानी दूसरे पौधे से लेता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है। यानी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है, तो इसे बोलोगे आप मूसला जड़। यानी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को मूसला जड़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्द्रताग्राही जड़ क्या है। तो आर्द्रताग्राही जड़ें क्या होती हैं, ऐसी जड़ें जो हवा में लटककर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति कराती हैं। बात को समझ गए। ऐसी जड़ें जो हवा में लटकी रहती हैं, क्या इसमें हवा में लटकी रहती हैं, ऐसे मैं कहूँ बरगद की जड़ें, बरगद की, ठीक है। ऐसी जड़ें जो हवा में लटककर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जल अवशोषित करती हैं या करके जलापूर्ति करती हैं, इन्हें आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं। जैसे ऑर्किड की जड़ें, इसमें दिखा रहा है ऑर्किड की जड़ें। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं। तो जो श्वसन जड़ें होती हैं वो लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। कौन से पौधों में पाई जाती हैं, लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जो पौधा सूख जाता है, क्या वो अपना भोजन स्वयं बना पाता है। सूखा पौधा कभी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, बल्कि जो पौधा हरा होगा वही अपना भोजन बना पाएगा, जिस पे पत्तियां होंगी। नेक्स्ट है पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो भाई पौधे का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्व है। आप इसे किसी भी पॉइंट को आप इसके बारे में लिख सकते हैं। पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। आप ऑक्सीजन के स्थान पे कुछ और भी लिख सकते हो कि पौधे हमें जो होता है वो इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। यानी इसमें तो कुछ भी चल जाएगा, आप कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। देखो 5 पौधे ऐसे लिखने हैं जो पुष्पी हों और 5 पौधे ऐसे लिखने हैं जो अपुष्पी हों, जिन पर पुष्प नहीं आता हो, ठीक है। और 5 ऐसे हों जिस पर पुष्प आता हो। तो देखो क्या लिखोगे, आम, कुछ भी लिख देना आप अपनी तरफ से, ये नहीं है कि जो हम ये बता रहे हैं वही लिखना है। आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। अपुष्पी पौधे हैं बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है, मॉस है और फर्न है। ये अपुष्पी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कवकों के नाम लिखो। तो कवक है, पहला लिख दे रहे हैं कुकुरमुत्ता का पौधा, दूसरा है राइजोपस का पौधा। यानी कुकुरमुत्ता का पौधा और राइजोपस का जो पौधा है वो 2 कवक आपके हो गए। 2 ही कवक आपसे लिखवा रहा था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, ऐसे 3 पौधे के आप नाम बताओ जिसके अंदर ना तो जड़ हो, ना तना हो, ना पत्ती हो। तो आप बताओगे स्पाइरोगायरा, एक है स्पाइरोगायरा, दूसरा है कुकुरमुत्ता, तीसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। कुकुरमुत्ता के अंदर भी ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, स्पाइरोगायरा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। शाख, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। तो शाख के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखो सरसों, गेहूँ, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी। इसी प्रकार झाड़ी वाले हैं, चमेली है, गुलाब है, नींबू है, करौंदा है और गुड़हल है। ये क्या हैं, ये झाड़ी वाले पौधे हैं। शाख वाले पौधे आपने लिख लिए, समझ लिए, सरसों, गेहूँ, मूली, तुलसी और सूर्यमुखी। अब है वृक्ष। तो वृक्ष वाले कौन से हैं, ताड़ आम है,
नारियल, नीम और चीड़, ये क्या हैं? ये आपके वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो जो बहुवर्षीय पौधे हैं वो पीपल और नीम हैं। कौन कौन से हैं? पीपल और नीम। अगला क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो नर तथा मादा गैमेट्स को मिलाने की जो विधि होगी वो निषेचन होगी। क्या होगी? निषेचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? तो जो बीज है, बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है, ये आपको बताना है। तो जो बीजों का प्रकीर्णन है वो जल द्वारा भी होता है और वायु द्वारा भी होता है, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा और पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों द्वारा होता है। तो बीज का प्रकीर्णन कई प्रकार के कई चीज़ों की सहायता से होता है। बीजों का प्रकीर्णन आपने पढ़ा, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा होता है, स्फुटन द्वारा होता है, जंतुओं तथा पक्षियों एवं मनुष्यों के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो भाई क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जो लंबाई है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। ध्यान रखना है, लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक है मीटर है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? अगर आपसे पूछे तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। कितना? 1 फुट में अगर इंच पूछे तो 12 इंच। और 1 गज में अगर फुट पूछे तो 1 गज बराबर होता है 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, 12 इंच बराबर कितना होता है? तो 12 इंच बराबर, देखिए अभी मैंने बताया 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 12 इंच बराबर हो जाएगा 1 फुट। अगला क्वेश्चन है 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में होते हैं 3 फुट। कितने फुट होते हैं? 1 गज में 3 फुट होते हैं। अगर वो पूछे आपसे अथवा करके सेंटीमीटर में पूछे तो 91.94 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 91.44, 94 नहीं, 91.44। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती हैं? यानी किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती हैं? तो भाई किसी ईंट का अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करने के लिए ईंट की लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी ईंट का आयतन निकालते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों की माप ली जाती है। अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? तो जो शरीर का ताप है वो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, या कह सकते हो आप डॉक्टरी तापमापी से मापते हैं। क्या है? डॉक्टरी तापमापी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? यानी जो मनुष्य स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, यानी बॉडी का जो ताप है वो डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में पूछे तो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपको आपका जो शरीर का ताप है वो फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप कमेंट करके बताना फ़ारेनहाइट में कितना होगा। फ़ारेनहाइट में आप बताइए मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन समझो आप। अगला क्वेश्चन है माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? देखो, हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए माप के मानक मात्रक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है लंबाई मापने में मीटर से छोटी
तथा बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो छोटी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000 में भाग का प्रयोग किया जाएगा। छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000वां भाग प्रयोग किया जाएगा तथा बड़ी लंबाई के मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं। तो जो खेत का क्षेत्रफल है वो डिसमल में मापते हैं, एकड़ में तथा हेक्टेयर में, और देसी भाषा में बीघा में मापते हैं। किसमें? बीघा में। तो डिसमल, एकड़, हेक्टेयर और आपको क्या ध्यान रखना है, बीघा में मापते हैं खेत का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट समझिए। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है आयतन किसे कहते हैं। तो भाई किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए उस स्थान को, जैसे मैं आपसे कहूँ ये गिलास है, ठीक है, और गिलास के अंदर यहाँ तक आपने क्या भर दिया, जल भर दिया। क्या भर दिया? यहाँ तक जल भर दिया, ठीक है। तो कह रहा है किसी वस्तु के द्वारा, यानी कोई वस्तु क्या है, आपने जल है, जल किसके अंदर, इस गिलास के अंदर ऐड कर दिया यानी डाल दिया। तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को, जो स्थान जल ने घेरा, ये जो स्थान जल ने घेरा ये क्या कहलाएगा, ये वस्तु का आयतन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है एम के व्युत्पत्ति में मूल मात्रक क्या है। तो एम के व्युत्पत्ति में मूल मात्रक की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान और समय है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला क्वेश्चन है आपका गति के कितने प्रकार हैं। तो गति के 4 प्रकार हैं। रेखीय गति है, घूर्णन गति है, वृत्तीय गति है और दोलन गति है, ठीक है। रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति और आपका घूर्णन गति। अगला है द्रव्यमान का मानक मात्रक। तो भाई द्रव्यमान का जो मानक मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। अगला देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा है फ़ारेनहाइट में कितना होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर का तापमान होता है। 98.6 ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है गति किसे कहते हैं। क्या कह रहा है? गति किसे कहते हैं। तो समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को हम गति कहते हैं। अगला है गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या कह रहा है, इसे भी समझो। देखिए इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम आप याद कर लेना, ये पेपर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह गति घूर्णन गति कहलाती है। जब वस्तु अपने अक्ष के, मान लो ये अक्ष है, इसके चारों ओर घूमेगी ना तो ये क्या कहलाएगी, ये उसकी घूर्णन गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दोलन किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य यानी बीच में, माध्य का मतलब क्या है? बीच,
माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे अगर मैं घड़ी का पेंडुलम लेता हूँ, ठीक है, क्या है, घड़ी का पेंडुलम, तो ये बीचों बीच में है, मध्य में है। अब ये क्या है, ये दोनों तरफ गति करेगा, ये दोनों ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग, नंबर 1, लोहे की भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, मकानों में सीढ़ी के रूप में और पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, चाल से क्या तात्पर्य है। तो चाल से क्या तात्पर्य है, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी होती है चाल। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये भी आपको ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कैसे करोगे आप। तो भाई जब बल आप लगाओगे तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में आराम से आप परिवर्तन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल को समझो, बल होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो जब बल विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है व कार्य करता है तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है उसे विद्युतीय बल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लो। पदार्थों के पृथक्कता की आवश्यक विधियों के नाम बताओ। तो पदार्थों के पृथक्कता की आवश्यक विधियों के नाम कौन कौन से हैं। पहला है बीनना, चालना, छानना, वाष्पन, आसपन। नेक्स्ट है थर्मामीटर क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। एसआई का मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो भाई एसआई मूल राशियों की संख्या जो है वो 7 है, यानी 7 है। नेक्स्ट है चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई। तो चुंबक की खोज हुई है मैग्नीशिया में। कहाँ पे, मैग्नीशिया में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चुंबक की खोज क्या हुई है, मैग्नीशिया में। अगला है मात्रक किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, मात्रक किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही मात्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो एबोनाइड की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर छड़ में प्राप्त होने वाला जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है। तो नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है, 10⁻⁹। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं हम संवेग। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं। तो वृत्तीय गति होती है। चुंबकीय बल किसे कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया जो बल है वो चुंबकीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्थाएं। तो ठोस, द्रव, गैस 3 पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। तो आप बताओगे गंधक एवं जल। क्या बताओगे, गंधक एवं जल, ये तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन समझिए आप। तो क्वेश्चन आपका यही था। कौन से क्वेश्चन पे चल रहे थे, हाँ इस वाले क्वेश्चन पे चल रहे थे। पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में अंतरा आणविक अवकाश जो है वो सबसे अधिक होता है। अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। पृथक्करण किसे कहते हैं।
तो पृथक्करण किसे कहते हैं? किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने को किसी मिश्रण में क्या है? विलेय, सही है, और आविलेय, विलेय तथा आविलेय पदार्थ को अलग करने को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विलायक किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। जब कोई पदार्थ किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। यौगिक क्या है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। पृथक्करण की दो विधियां बताओ। तो भाप आसवन और प्रभाजी आसवन। अगर आपसे पृथक्करण की दो विधियां पूछे तो भाप आसवन लिखना और प्रभाजी आसवन लिखना है। अगला है मिश्रण क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित हों मिश्रण कहलाते हैं। अगला है चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल गए हैं तो आप कैसे अलग करोगे? तो करोगे आप छान कर। कैसे? छान कर। नेक्स्ट है द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जिस वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट है मीटरी पत्ती किसे कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? मीटरी पत्ती किसे कहते हैं? तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटरी पत्ती कहते हैं। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पत्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताओ। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के आपको क्या बताना है? नाम बताना है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप आदि। ये क्या है? ये भौतिक राशियों के नाम हैं। अगला जो क्वेश्चन है समय का मानक मात्रक आपको बता दिया, सेकेंड है। आयतन का मानक मात्रक घन मीटर है। समय की अवधि का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो समय की अवधि का मापन सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में, माह में और वर्ष में किया जाता है। क्षेत्रफल का मानक मात्रक होता है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का क्या होगा? वर्ग मीटर होगा। स्वयंपोषी क्या होता है? तो भाई हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। श्वसन का क्या अर्थ है? जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। प्रमुख श्वसन अंगों के नाम बताओ। तो भाई फेफड़े और गलफड़े। क्या है? फेफड़े और गलफड़े। प्रमुख श्वसन अंगों के नाम आपको लिखना है तो फेफड़े और गलफड़े। अगला जो क्वेश्चन है आपका अनुकूलन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे हम अनुकूलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किसे कहते हैं? तो जल में रहने वाले जो पौधे होंगे वो जलीय पौधे होंगे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। यानी जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है देशांतर से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। देखो पक्षियों को क्या चाहिए? पक्षियों को भोजन चाहिए और पक्षियों के अनुकूल वातावरण चाहिए। तो कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इससे पक्षियों का क्या होता है? देशांतरण कहते हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। अगला है मृत्तिका किसे कहते हैं? तो पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो साधारण कांच या मृदु कांच। खिड़कियों की बात कर रहा है तो खिड़कियों में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो है साधारण या मृदु कांच। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है पुष्प के प्रमुख 4 भागों के नाम बताओ। तो पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे महादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग।
बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर ए में आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F तथा उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए F बराबर क्या होता है, m होता है। गति का द्वितीय नियम है। पारदर्शी तथा अपारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी कहते हैं, उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है, जैसे पानी, कांच आदि। यह पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है तथा उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है, जैसे वायु। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें पारभासी कहा जाता है। उदाहरण तेल लगा कागज, बटर पेपर और पॉलीथीन आदि। अगला क्वेश्चन है परमाणु किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये क्या कहलाएगा, ये परमाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की 5 विधियां तथा प्रकारों के नाम बताओ। तो अलैंगिक जनन की जो 5 विधियां हैं, प्रकार हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन, चौथा है बीजाणुओं द्वारा, पांचवा है कायिक प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन है आपका, भाई घर्षण बल क्या होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, घर्षण बल क्या होता है। तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम कौन कौन से हैं, रोपण है, कलम लगाना है, दाब है और कलम है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियां हैं, पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है। पत्तियों का मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। अगला क्वेश्चन है घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है, घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, नाम लिखिए। तो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके आपको याद रखना है ज्ञानेंद्रियां। अगला क्वेश्चन है जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक विशेषता लिखिए। तो जल्दी से ये देखते हैं, जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक विशेषता। तो जलीय पौधों के तने के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं, इन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी। तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधों के विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, चपटी होती हैं और इसकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरता है। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधों की विशेषता व नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती। कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन किया जाता है। तो भाई प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन किया जाता है। उदाहरण है घटपर्ली और ड्रोसोरा। देखो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसकी, नाइट्रोजन की कमी को। नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं, घटपर्ली, ड्रोसोरा और यूट्रिकुलोरिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटभक्षी पौधों का भक्षण करते हैं। कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय गति व घूर्णन गति का एक उदाहरण लिखिए। तो लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है, जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति का उदाहरण है। लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला है सरसों के पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखो।
तो भैया पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? देखो, पुष्प होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ती होती है, प्राथमिक जड़ होती है और द्वितीयक जड़ होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। तो देखो, मैंने आपको बताया पेड़ पौधों में जो प्रजनन होता है उसकी 3 विधियाँ होती हैं, लैंगिक, अलैंगिक और आपका होती है कायिक प्रजनन। तो यहाँ पे है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन की जो विधियाँ हैं वो हैं विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रवर्धन द्वारा। विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा और कायिक प्रबंधन द्वारा। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये पवन सीरीज थी और पवन सीरीज के सारे हमने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे और इसमें हमने अति लघु सारे के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अब आपको करना क्या है, आप अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको जो प्लेलिस्ट है वो तैयार कर दी है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। वहाँ पे आप जाइए, उस प्लेलिस्ट पे आप जाइए और सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर करके एग्जाम में बैठिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।